ध्यान देना, कल हम लोग पढ़े थे प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। देखे थे कि प्रतिबिंब क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते थे। प्रतिबिंब को दो पार्ट में बांटे थे। कौन कौन सा था? एक था आपका वास्तविक प्रतिबिंब और एक था क्या बाबू आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में बताए थे कि जहां पर परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप में मिलेगी उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगा उसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या बताए थे? आभासी प्रतिबिंब। क्या बोले थे? आभासी प्रतिबिंब। तो यहां तक का आपका क्लियर था, ठीक है। इसके आगे हमको पढ़ना है गोलीय दर्पण। तो हेडिंग बनाइएगा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हेडिंग बना लीजिएगा, गोलीय दर्पण। हो गया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर ये है क्या, पहले ये समझते हैं। अगर आपसे सवाल करें कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, मिरर, ठीक है, तो जनरली हम लोग को पढ़ना है दो, लेकिन कहीं कहीं आपको किसी किसी किताब में मिल जाएगा कि दर्पण तीन प्रकार का होता है। एक हो जाएगा आपका समतल दर्पण, एक हो जाएगा गोलीय दर्पण और एक हो जाएगा परबलीय दर्पण, ठीक है। तो उतना को तीसरा नहीं जानना, तीसरा आपको नहीं पढ़ना, दो ही पढ़ना है। एक पढ़ेंगे हम लोग समतल दर्पण, समतल दर्पण, और एक इसका कैटेगरी हो जाएगा आपका गोलीय दर्पण। कौन सा? गोलीय दर्पण। यानी केवल आपसे बोले कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने? दो, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण का अगर हम भाग करते हैं तो गोलीय दर्पण भी दो भाग में होते हैं। एक होता है आपका उत्तल दर्पण, कौन सा? उत्तल दर्पण, और एक होता है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। कौन सा? गोलीय दर्पण कितने भाग में? दो, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो हम लोग को पढ़ना क्या है? गोलीय दर्पण। तो अब समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट में हम लोग बांटेंगे और इन दोनों दर्पण में प्रतिबिंब यानी वस्तु को कहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी होते हैं, जैसे कि केंद्रक किसे कहते हैं, इसका फोकस क्या होता है, फोकस दूरी किसे कहते हैं, वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो दर्पण से रिलेटेड है, वो सभी हम लोग जान लेंगे। क्या आप जानना है गोलीय दर्पण के बारे में? तो गोलीय दर्पण क्या होता है बाबू कि किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी खोखले गोले का मान लो कि ये एक गोला है, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड कर दें, मान लो यहां से इसको काट दिए, ठीक है, एक पार्ट इधर से मान लो काट दिए, एक पार्ट मान लो इधर से काट दिए, तो इस टुकड़े यहां से जब हम काट दिए तो यहां से एक टुकड़ा निकलेगा, और टुकड़ा क्या निकलेगा? इस प्रकार से ये टुकड़ा मिलेगा। अगर इधर से हम काट के हटा दिए तो एक टुकड़ा ये मिलेगा, हाँ ये ना। तो ये जो टुकड़ा है वो किसका है? इस पूरे गोले का टुकड़ा है। अगर इस टुकड़े को हम एक तरफ से पेंट कर दें या पॉलिश कर दें, उसी को बोलते हैं कि रजतित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रजतित, मतलब एक तरफ से पेंट कर देते हैं। और अगर ये पेंट सिल्वर कलर का हो और इधर से हम अगर देखें तो हम लोग फेस जलाएगा कि नहीं जलाएगा? तो बताओ दर्पण की तरह कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा? लेकिन ये भाग किसका है? गोला का, और है क्या? दर्पण। तो इसी को कहते हैं गोलीय दर्पण। यानी गोलीय दर्पण कुछ नहीं है, किसी एक खोखले गोले का क्या होता है? भाग होता है, जिसका एक सतह क्या किया हो रहता है? पॉलिश किया हो रहता है या पेंट किया हो रहता है। और पेंट किस प्रकार से किया रहेगा? कौन सा कलर से? सिल्वर कलर से। क्योंकि फेस को देखना, अगर मान लो लाल कलर से पेंट कर देंगे तो पूरा कैसा नजर आएगा? लाल नजर आएगा। हरा से पेंट कर देंगे तो कैसा नजर आएगा? कभी देखे हो कि घर में 10 रुपये वाला आईना होता है, आईना फूट जाता है तो पीछे देखिएगा कि पेंट रहता है, तो पेंटवा देखेंगे तो सर तो लाल रहता है या तो ब्लू रहता है या हरा पेंट रहता है, सिल्वर तो नजर नहीं आता है। तो वो अगर हरा वाला कलर में छोड़ाइएगा या नलका कलर में छोड़ाइएगा तो अंदर सिल्वर कलर रहता है। तो सिल्वर के ऊपर से कोई दूसरा रंग से पेंट किया रहता है ताकि सिल्वर कलर को कोई प्रभाव ना पड़े।
जैसे कि अगर घर में रूम में पेंट करवाते हैं तो पहले एक अस्तर चढ़वा देते हैं और कर ऊपरे से पेंट करते हैं, ठीक है। तो सिल्वर कलर जो है वो रहता है दर्पण की तरह कार्य करे, और सिल्वर कलर को प्रोटेक्शन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए हम ऊपर से एक और पेंट कर देते हैं। तो वही किए हैं कि इस गोला के एक टुकड़ा को निकाल लिए और एक टुकड़े के एक सतह को क्या कर दिए, पेंट कर दिए। जब एक सतह को पेंट कर दिए तो दूसरा सतह से लाइट टकरा के वापस आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो लाइट टकरा के वापस आ गया तो परावर्तक सतह हो गया। और इसमें अगर हम देख रहे हैं तो हम अपना चेहरा नजर आ रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। और इसी को कहते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग। अगर इसका जो पेंट है मान लो इधर से किए तो परावर्तक सतह उभरा हुआ उठा हुआ है, और अगर हम पेंट इस साइड से कर दें इसमें, तब बताइए दो प्रकार से सतह बना कि नहीं बना। एक में देख रहे हैं कि परावर्तक सतह उठा हुआ है और एक में देख रहे हैं कि परावर्तक सतह धंसा हुआ है। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण। और जिस गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का नाम किस आधार पे, तो परावर्तक सतह के आधार पे। अगर परावर्तक सतह उठा हुआ है तो उत्तल दर्पण, और यदि परावर्तक सतह धंसा हुआ तो अवतल दर्पण। क्लियर है। तो हेडिंग बना लिया है गोलीय दर्पण, लिखिएगा, लिखिए उसका डिफिनेशन। देखो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक सतह पेंट किया हुआ रहता है। जिसका एक सतह पेंट किया हुआ रहता है। पेंट किया हुआ रहता है तो तब इसको क्या बोल सकते हैं, पॉलिश किया हुआ रहता है। उसी को दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, रजतित किया हुआ रहता है। पेंट को क्या बोलते हैं, रजतित। ठीक है, पेंट किया हुआ रहता है। क्लियर है। पैराग्राफ चेंज। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। 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 पहला नाम लिख लीजिएगा पहले, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यहां पे लिखा हुआ है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण लिख के डाल दीजिएगा। उत्तल दर्पण लिख के डाल दीजिए। देखो वैसा गोलीय दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपका गोलीय दर्पण का
इस गोले का एक भाग है गोलीय दर्पण, और इसका परावर्तक सतह क्या है बाबू? उभरा हुआ। उभरा हुआ तो क्या बोलते हैं? उठा हुआ होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। ये डायग्राम बना लीजिए आप, उत्तल दर्पण का फिगर। उत्तल दर्पण का फिगर बना लिए। अगला लिखिएगा दूसरा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण लिखिएगा वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, धंसा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। फिगर बना लीजिएगा अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण कहते हैं, फिगर बना लीजिएगा। बन गया? देखिएगा हम अवतल दर्पण में क्या बोल रहे हैं कि इस परावर्तक सतह धंसा हुआ है, और उत्तल दर्पण में बोल रहे हैं परावर्तक सतह उभरा हुआ। तो केवल परावर्तक सतह के प्रकृति, कहने का मतलब है उसके संरचना के आधार पर ही गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट रहे हैं। अगर परावर्तक सतह उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण, और परावर्तक सतह धंसा हुआ तो अवतल दर्पण बोलेंगे। क्लियर है? चलिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मिलेंगे वो देख लेते हैं। जैसे समझिए, मान लो कि ये पूरा खोखला गोला है। क्लियर है? ये पूरा खोखला गोला है, और ये हो गया इसका बाबू केंद्र। क्या हो गया? केंद्र। अगर इसको मान लो कि हम यहां से एक पार्ट इधर बांट रहे हैं, और एक पार्ट मान लो इधर से इधर काट रहे हैं, ठीक है? अगर ये वाला पार्ट अगर इधर से मान लो कि पेंट कर दिए तो ये कौन सा दर्पण बनेगा? कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और अगर मान लो इसको हम बाहर से पेंट कर दिए तब कौन सा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण। यही गोला का भाग है, एक बन रहा है उत्तल दर्पण और एक कौन बन रहा है? अवतल दर्पण। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे सबसे पहला पॉइंट मिलेगा वक्रता केंद्र। क्या मिलेगा? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? दूसरा मिलेगा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है? एक पॉइंट मिलेगा बाबू आपको ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। एक पॉइंट मिलेगा बाबू आपको फोकस। क्या मिलेगा? फोकस। एक पॉइंट मिलेगा आपको फोकस दूरी, फोकस दूरी। ध्यान दीजिएगा, क्या है? वक्रता केंद्र। एक क्या है? वक्रता त्रिज्या। एक क्या मिलेगा? ध्रुव। एक क्या रहेगा? फोकस। एक क्या रहेगा? एक पॉइंट आपको मिलेगा प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। इसी का दूसरा नाम है मुख्य अक्ष। क्या नाम है? मुख्य अक्ष, ठीक है? इसको बोलेंगे कर्वेचर ऑफ सेंटर, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलेंगे पोल, इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? ये सारे पॉइंट को समझते हैं कि कहां है और क्या किसे कहते हैं इसको। जैसे मान लो वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र कहते हैं किसको? किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? दूसरा पॉइंट है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो इस डायग्राम के अंतर्गत हम उसको समझेंगे एक करके। सबसे पहले देखिए, ये पूरा गोला है,
और ये गोला का क्या है बाबू, केंद्र है। अब अगर ये जो केंद्र है और इसी गोला से एक बना है उत्तल दर्पण और एक बना है अवतल दर्पण, हम नाम लिख देते हैं। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, और ये कौन सा दर्पण है, कैसे पहचाने हम, परावर्तक सतह के आधार पे। इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है तो उत्तल दर्पण, और इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ तो अवतल दर्पण। इसी आधार पे दोनों को समझे। अब समझिए, गोला का जो केंद्र होता है वो दर्पण के लिए, चाहे तो वो उत्तल दर्पण हो या तो अवतल दर्पण हो, दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्यान समझना, गोला का केंद्र दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। यानी कि अगर इस गोले का दोनों भाग है तो इस गोला का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। बात समझ में आ गया। यानी कि खोखला गोला गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर है। तो अगर ये सेंटर मान लो कि सी है तो सी इस गोला के लिए केंद्र है, लेकिन दर्पण के लिए क्या है, वक्रता केंद्र। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट है बाबू, मान लो वक्रता केंद्र समझ गए। अब समझते हैं ध्रुव। तो ये है आपका गोलीय दर्पण, एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। इस परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, यहां से यहां तक देखो परावर्तक सतह है, यहां से यहां क्या है बाबू, परावर्तक सतह, और एक यहां से यहां क्या है, इसके लिए परावर्तक सतह। इस परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु है उसको कहते हैं ध्रुव। तो यहां वो एक ध्रुव होगा और एक ध्रुव यहां पे होगा। ये ध्रुव किसके लिए और ये ध्रुव किसके लिए, ध्रुव को कैसे डिफाइन करेंगे, तो परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। परावर्तक सतह का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा। अगर बाबू देखो यहां से अगर इस लाइन को अगर मिला दें इधर से इधर और इधर से इधर की ओर, तो ये जो है वो गोला का त्रिज्या है कि नहीं है। यानी कि C से P गोला का क्या है, त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले का त्रिज्या दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। दर्शाएंगे किस चीज से, R से। इसको दर्शाते हैं C से, इसको दर्शाएंगे C से, और वक्रता त्रिज्या को R से। ध्रुव को किस चीज से दर्शा दिए, P से। कोई डॉट, यहां तक कोई डॉट। चलिए अब ये जो लाइन है यहां से यहां तक की दूरी को कहलाया वक्रता त्रिज्या। ये जो लाइन है हम लोग जो C से P को जो लाइन मिला रहे हैं इस लाइन को कहते हैं प्रधान H। इस लाइन को क्या कहते हैं, प्रधान H। तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई R, और ये जो लाइन है इस लाइन को कहते हैं प्रधान H। कोई डॉट। केंद्र किसे, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, तो गोलीय दर्पण का गोला का जो केंद्र है वो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। गोला का जो त्रिज्या है वो गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। क्लियर है। यहां से ये जो P यानी कि ध्रुव, तो परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाएगा। क्लियर है। केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, जो लाइन है, उस लाइन को क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे। ठीक है। फोकस को और फोकस दूरी को अभी रखते हैं, इस फिगर के बाद हम उसको समझेंगे। इतना पहले नोट कर ले। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखिएगा, पहले फिगर बनाइएगा। ठीक है, पहले फिगर बनाइए। और पहला पॉइंट लिख के डाल दीजिए आप, इसके लिए जगह छोड़ दीजिए, बना लीजिएगा, और वक्रता केंद्र लिख के डाल दीजिए। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र लिखिएगा। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को
दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला लिखिएगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या अगर इंग्लिश वर्ड जानना चाहते हैं इसको क्या बोलते हैं बाबू? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या लिखेगा। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को, उसके त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर है? दर्शाते हैं किस चीज से बाबू? आर से। अगला लिख लीजिएगा ध्रुव, पोल। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? पोल। पोल लिखिएगा। गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है। दर्शाते किसी से? P द्वारा। क्लियर है? चलिए अगला लिख लीजिएगा प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। हो गया? लिखिएगा वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है। 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 ये जो लाइन है बाबू ध्रुव से सेंटर को मिलाने वाली रेखा, ये जो लाइन है इसी को क्या बोलते हैं हम? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर है? तो ये समझ में वक्रता केंद्र समझ में आया, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, प्रधान अक्ष। दो बच रहा फोकस और फोकस दूरी। इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। फोकस और फोकस दूरी क्या है?
तो ये बाबू मान लो ये कौन सा दर्पण, जरा बताइएगा आप लोग, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये क्या है बाबू? ध्रुव है। मान लो कि ये है सेंटर सी। क्या है? सेंटर सी। अगर दोनों को मिला दे तो ये लाइन क्या कहलाएगा? प्रधान अक्ष। क्या कहलाएगा? प्रधान अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस का। अगर कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, किसके समानांतर? प्रधान अक्ष के। मान लो कोई प्रकाश की किरण है जो प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है। मान लो ये किरण है प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है। मान लो 2-3 किरणें हैं जो किसके समानांतर आ रहा है? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगा उस बिंदु को ही फोकस कहते हैं। तो यहां से टकराएगा, टकराने के बाद वापस जाएगा बाबू, तो प्रधान अक्ष के किसी पॉइंट से होकर गुजरेगा। क्या होगा? किसी पॉइंट से होकर गुजरेगा। इस पॉइंट को ही क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ये सब इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? तो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसी को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और फोकस को कैपिटल एफ द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो एक वर्ड आपका क्या था बाबू? फोकस। क्या था? फोकस। ये समझ में आया? क्या बोले हम कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगा उस बिंदु को, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्लियर है? अगला है फोकस दूरी। तब फोकस से ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इसी को कहते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तब फोकल लेंथ क्या है बाबू? तब फोकस से ध्रुव के बीच के दूरी, और इसको दर्शाते हैं छोटा एफ द्वारा। किसके द्वारा? छोटा। तब फोकस को दर्शाने के लिए कौन सा? कैपिटल एफ, और फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी के लिए छोटा है। क्लियर है? तो स्टार बना के फोकस लिख के डैश दीजिए। अगला पॉइंट आपका फोकस लिखिएगा। प्रधान अक्ष के समानांतर प्रधान अक्ष के समानांतर प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। क्लियर है? लेकिन बाबू कि अगर मान लो कि दर्पण उत्तल दर्पण है, तब ये तो अवतल दर्पण था, तो फोकस इस पॉइंट से होकर गुजरा तो इस पॉइंट को फोकस बोल रहा है। लेकिन अगर यही फिगर, यही वाला घटना अगर उत्तल दर्पण में हो, ये ना उत्तल दर्पण, और ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, ये हो गया ध्रुव, और ये हो गया इसका सेंटर, यही ना होगा। अब अगर बाबू इस पे लाइट आ रहा है तो प्रधान अक्ष के समानांतर ये आएगा। अरे हाँ या ना? लेकिन इसमें क्या होता है कि परावर्तन के बाद ये इधर की ओर फैल जाता है। अब बताइए, अगर इधर की ओर जा रहा है तो प्रधान अक्ष के किसी पॉइंट से तो नहीं गुजर रहा। अगर प्रधान अक्ष के किसी पॉइंट से नहीं गुजर रहा तो इसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे कि फोकस कौन होगा? तो अगर इस प्रधान अक्ष को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं और इधर से हम लाइट को अगर देखें तो लगेगा कि लाइट यहां से आ रहा है। अरे हाँ या ना?
तो लग रहा है कि प्रधान अक्ष के किसी बिंदु से आ रहा है, तो प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा उस बिंदु को फोकस कहेंगे, उस बिंदु को क्या बोलेंगे। तो अवतल दर्पण की यदि बात करते हैं तो परावर्तन के बाद उस बिंदु से गुजरेगा, होकर जाएगा वास्तविक रूप में। लेकिन उत्तल दर्पण की अगर बात करते हैं तो उस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता, उस बिंदु से आता नहीं है, केवल लगता है कि उस बिंदु से आ रहा। तो हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अगर अवतल दर्पण की बात करेंगे तो प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरता हुआ प्रतीत होता है उसे फोकस कहते हैं। लेकिन अगर उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। क्लियर है? तो ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना, केवल समझ लीजिए ऐसा होता है। ठीक है, चलिए फोकस लिख लिए। अगला लिखिए फोकस दूरी। अच्छा, एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इसे कैपिटल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। नीचे से एक पॉइंट लिख लीजिएगा, लिख लिए? चलिए ठीक, बढ़िया बात। पॉइंट लिख लीजिएगा, इसे कैपिटल एफ द्वारा सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। फिगर बना लीजिएगा और फिगर के लिए छोड़ दीजिए और लिख लीजिए फोकस दूरी। जगह छोड़ दीजिए, बना लीजिएगा। फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, लिखिए फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। क्या क्या देखे हम लोग, देखिएगा ध्यान से। ये हम बात किए थे कि प्रतिबिंब के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। उसके आगे सबसे पहले हम देखें कि गोलीय दर्पण क्या है। ठीक है, देखें तो देखें कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार में बांटे, समतल और गोलीय। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दोनों का हम प्रकार किस आधार पर बांटे थे, तो परावर्तक सतह के प्रकृति के आधार पे। अगर उभरा हुआ रहेगा तो उत्तल दर्पण और धंसा हुआ रहेगा तो अवतल दर्पण। इससे संबंधित हम देखो फिगर बना के इसको समझे थे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पद था। सबसे पहले क्या है, वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र किसे कहेंगे, तो गोलीय दर्पण के केंद्र को खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। पूरे खोखले गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्ता त्रिज्या कहते हैं। और ध्रुव क्या है, परावर्तक सतह का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। यदि प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही तो दर्पण से परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगा उसे फोकस कहते हैं, और उत्तल दर्पण में जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है उसे फोकस कहते हैं। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी, और ध्रुव को केंद्र को मिलाने वाली लाइन प्रधान अक्ष कहलाती है। तो ये रहा आज का टॉपिक। थोड़ा सा लेट से क्लास स्टार्ट हुआ था। कल हम देखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा और कहां पर बनेगा, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो अगर आपके पास नोट्स कॉपी वगैरह पीछे वाला होगा तो उसको देखकर आएगा ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, बाकी ये सब बना लीजिए। चलिए, धन्यवाद।